एंड वेलकम टू द चैनल। मैं हूं सीए मोहित सरीन, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द बेसिक्स जिसको अपने फॉलो करके 100 बैगर स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके पहले मैं ये एक डिस्क्लेमर दे दूंगा कि अगर आपको ये लगता है कि आप 100 बैगर स्टॉक्स इमीडिएटली ढूंढ लोगे और वो 1 2 3 साल में आपको 100 बैगर रिटर्न्स दे देगी, तो यू आर मिस्टेकन। ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो लॉन्ग टर्म में वेल्थ बिल्ड करना चाहते हैं और बहुत बड़ी वेल्थ बनाना चाहते हैं, बट दे आर ऑल्सो विलिंग टू गिव अ लॉट ऑफ टाइम। जो टाइम का जो फैक्टर है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा टाइम देना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। तो टू स्टार्ट विद, सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आप इतनी दूर तक अगर पहुँच गए हो इस वीडियो में, आपने इस वीडियो का लिंक क्लिक करके आपने वीडियो को ओपन कर लिया है, तो ऑलरेडी आप एक वेल्दी लाइफ की जर्नी में स्टेप कर चुके हो। और इस वीडियो के बाद आपको कुछ ऐसी इंसाइट्स मिलेगी जिससे कि आप एक बेटर पोजीशन में होगे टू पिकअप स्टॉक्स जो आपको पोटेंशियली एक 100 बैगर का रिटर्न देने का कैपेसिटी रखते हैं। टू स्टार्ट विथ आई वुड से कि वॉरेन बफेट के बारे में तो आपने सबने सुना ही होगा। वॉरेन बफेट जो है वो अपने शेयर होल्डर्स को, जो बर्कशायर हाथवे के शेयर होल्डर्स हैं, उनको हर साल एक लेटर लिखते हैं जिसमें वो अपने बिजनेस की इंसाइट्स देते हैं और वो बहुत सारी चीज़ें उसमें बताते हैं अपने इन्वेस्टिंग स्टाइल का, इंडस्ट्रीज़ के बारे में, इकोनॉमीज़ के बारे में। वो बहुत सारी इन डेप्थ एनालिसिस करके डिस्कस करते हैं और उनकी जो इतने सालों साल की विजडम है उसको वो एक्सप्लेन करते हैं। तो ऐसे ही 2007 के इनके लेटर में इन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को एक अपना पूरा प्रोसेस बता दिया, पूरी किताब खोल के रख दी कि वो क्या देखते हैं एक कंपनी में जिसमें वो इन्वेस्ट करने वाले होते हैं और किस तरह से वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें बता देते हैं। तो आज हम लोग उसी 2007 के इनके लेटर के जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और हमारे इंडियन सिनेरियो में हम लोग इसको किस तरह से अप्लाई करके बढ़िया पोटेंशियल मल्टी बैगर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा बना सकते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो अपना टॉपिक आज का यही है, हाउ टू स्पॉट अ 100 बैगर स्टॉक एज पर मिस्टर वॉरेन। पहला पॉइंट जो मिस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं वो है अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस। इसका मतलब है कि जो धंधा आपको समझ में आता है आप उस पर ही इन्वेस्ट करो। जो बिजनेस आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है, जिस बिजनेस की आपको बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उस बिजनेस में इन्वेस्ट मत करो। और सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा है कि इन्वेस्ट इन बिजनेसेस एंड डोंट इन्वेस्ट इन स्टॉक्स। स्टॉक्स के प्राइस तो क्या है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ जाते हैं और या कम हो जाते हैं, या जो भी उनका बिजनेस होता है उसके ऊपर ही सारा प्राइसिंग डिपेंड होता है। स्टॉक का जो प्राइस होता है दैट इज़ ओनली डिपेंडेंट ऑन दी बिजनेस दैट अ कंपनी डज। तो अगर आपको बिजनेस नहीं समझ में आ रहा है तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप पहले बिजनेस मॉडल को समझो कंपनी के। कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ो, उसमें आपको बिजनेस मॉडल समझ में आएगा। कंपनी की वेबसाइट देखो, उनकी सर्विसेज देखो। उसके बारे में जब तक आप समझ पाओगे उसके बाद ही आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगा कि कंपनी रेवेन्यू कहाँ से जनरेट कर रही है, कितना प्रॉफिटेबल है, कैसी ऑपरेटिंग मार्जिन है। वो सारी चीज़ें आप तभी समझ पाओगे। जनरली क्या होता है कि अपने एक हीट ऑफ द मोमेंट में आ जाते हैं और अपने कोई भी एक स्टॉक खरीद लेते हैं जस्ट बिकॉज शायद मार्केट बोल रही है या बहुत सारे लोग बोल रहे हैं या टीवी पे कॉल्स आ रहे हैं। बट लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना है तो बिजनेस को समझना सबसे पहला स्टेप है टुवर्ड्स फाइंडिंग अ गुड स्टॉक दैट विल मेक यू वेल्दी। आगे चलते हैं फेवरेबल लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक्स। अब आपको बिजनेस समझ में आ गया कंपनी का कि कंपनी का बिजनेस क्या है। अब आपको समझ में आ गया कि कंपनी का बिजनेस क्या है, तो नेक्स्ट स्टेप इज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक्स ऑफ द बिजनेस। मतलब कि लॉन्ग टर्म में जाते हुए कितना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो बिजनेस कंटिन्यू रहने वाला है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर अपने बात करें तो से फॉर एग्जाम्पल एक डीएलएफ की अपने बात करते हैं। देखो मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर देता हूँ कि यहाँ पे मैं जो भी स्टॉक्स के नाम लूँगा वो वहाँ पे मेरा कोई बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। वो मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ सो दैट मैं आपको एग्जाम्पल्स देके चीज़ों को समझा पाऊँ, राइट। अब अपने एग्जाम्पल लेते हैं डीएलएफ का। डीएलएफ क्या करती है? डीएलएफ एक रियल एस्टेट कंपनी है जो रियल एस्टेट बनाती है और वो रियल एस्टेट बनाने के बाद उसमें से बहुत सारा सेल करती है। रियल एस्टेट कमर्शियल या रेसिडेंशियल दोनों होता है। तो ये क्या करते हैं, रेसिडेंशियल या कमर्शियल रियल एस्टेट बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। इनके पास ऑलरेडी बहुत बड़ा लैंड बैंक है, उसको यूज़ करके वो बिल्डिंग्स बना लेते हैं और उनको सेल करते हैं। और बहुत सारे ऐसी इनकी प्रॉपर्टीज़ होती है जिनको ये सेल नहीं करके रेंट आउट भी करते हैं। तो इनका बिजनेस मॉडल क्या हुआ कि दे हैव अ लैंड बैंक और उसमें वो
कंस्ट्रक्शन करते हैं रियल एस्टेट का और उसको सेल भी करते हैं और रेंट आउट भी करते हैं। तो आप अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप डीएलएफ मॉल देखोगे तो इनका रेंट आउट किया हुआ है उसमें बहुत सारा यूनिट्स। तो ऐसे ही इनके बहुत सारे मॉल्स हैं, इनके बहुत सारी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत सारी रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं जहाँ इन्होंने रेंट आउट करके रखा है, विच मीन्स कि एक तो जब सालों साल बीतते हैं तो क्या होता है, कंपनी की जो रेवेन्यू जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है ओनली ऑन द रियल एस्टेट। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, रेंट जिधर से आ रहा है वो जैसे अग्रीमेंट्स में होता है, रेंट्स ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होते चले जाते हैं और इनकी रेवेन्यू यहाँ से आती जाती है, वेदर ये लोग कुछ रियल एस्टेट नया कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, राइट। फिर बट क्या है, अल्टीमेटली दे आर अ कंस्ट्रक्शन कंपनी, रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो ये लोग तो कंस्ट्रक्शन भी करते जाएंगे और इनका लैंड बैंक भी बहुत बड़ा है, तो आने वाले 20 सालों तक ये लोग और भी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करेंगे। और जिस हिसाब से हाउसिंग की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है उस हिसाब से इनका बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ता चला जाएगा। अब अगर अपने आगे की बात करें तो इसमें क्या हो रहा है कि ये कंस्ट्रक्शन भी करेंगे, वहाँ से भी इनका रेवेन्यू आएगा और इनकी रेंटल की भी इनकम है जो काइंड ऑफ फिक्स्ड इनकम है वो आती जाएगी। नॉट ओनली दैट, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अल्टीमेटली क्या होगा कि इनका जो प्रॉपर्टीज़ है जो इन्होंने रेंट आउट कर रखी है उन प्रॉपर्टीज़ की भी वैल्यू ईयर ऑन ईयर बढ़ती चली जाएगी। तो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल फॉर अंडरस्टैंडिंग लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक्स। तो ये लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल इनके लिए ज़रूर है, एटलीस्ट जो रेंट आउट वाला पार्ट है। सिमिलरली इंडस टावर अगर आप देखोगे तो वो लोग टावर बनाते हैं और टावर बना के उसमें वो लोग टेलीकॉम कंपनीज को रेंट आउट करते हैं। रेंट आउट करने के बाद वहाँ से उनका रेंट आता जाता है, तो देयर मेन रेवेन्यू फ्रॉम देयर मेन रेवेन्यू फ्रॉम देयर बिजनेस इज फ्रॉम रेंटिंग आउट देयर टावर्स टू दी टेलीकॉम कंपनीज। ठीक है, ऐसे ही आप और भी दूसरी कंपनीज देखो, उनको समझने की कोशिश करो। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एबल एंड ट्रस्टवर्दी मैनेजमेंट। देखो जो मैनेजमेंट होती है ना वो कंपनी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैनेजमेंट क्या फॉरवर्ड लुकिंग है, ग्रोथ ओरिएंटेड है, या स्लो मूवर्स हैं, या बहुत फास्ट फॉरवर्ड चलने वाले हैं, ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है विच कम्स इन दी एबल पार्ट, विच मीन्स एबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, कैसा एबिलिटी है मैनेजमेंट का। और दूसरा पार्ट आता है ट्रस्टवर्दी मैनेजमेंट। ट्रस्टवर्दी मैनेजमेंट जो है दिस बेसिकली रिलेट्स टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशूज़। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो भी इश्यूज़ हैं, अगर कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं तो एक मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी अपने नहीं समझ सकते। अब ट्रस्टवर्दी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप देख लो जहाँ पे मैनेजमेंट की लैक के कारण या मैनेजमेंट की अनट्रस्टवर्दी एक्टिविटीज़ के कारण शेयर होल्डर्स की बहुत मेजर वेल्थ इरोड हुई है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं यहाँ पे कोई एग्जाम्पल्स लेके कंट्रोवर्सी नहीं। एयरलाइंस एक बहुत बड़ी कंपनी थी जो इसके कारण ही, ये मैनेजमेंट के एक्शंस के कारण ही वो कंपनी अल्टीमेटली डूब गई और शेयर होल्डर्स का बहुत बड़ा वेल्थ गया, गवर्नमेंट को भी नुकसान हुआ, जो एम्प्लॉयज़ थे उनको भी बहुत मेजर नुकसान हुआ। तो इसीलिए एक एबल एंड ट्रस्टवर्दी मैनेजमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एग्जाम्पल ले लो टाटाज़ का, तो टाटाज़ की जब अपने कंपनीज़ को एनालाइज करते हैं तो हमारे लिए जनरली मैनेजमेंट वाला इशू थोड़ा सा बैक स्टेज पे होता है, बिकॉज टाटाज़ हैं तो हम लोग ये प्रिज्यूम कर लेते हैं कि इनकी जो मैनेजमेंट है उसमें ट्रस्ट का इशूज़ तो नहीं है। एंड एज फार एज एबिलिटी इज कंसर्न, हम लोग जब कंपनीज की मैनेजमेंट की कमेंट्री पढ़ते हैं इन दी एनुअल रिपोर्ट्स, वहाँ पे जब वो लोग अपनी मैनेजमेंट की डिस्कशन करते हैं, मैनेजमेंट की पूरी डिटेल्स पब्लिश करते हैं, वहाँ जब हम पढ़ते हैं, वहाँ जब हम देखते हैं तो हमको पता चलता है कि जनरली बहुत ज़्यादा हाई अचीविंग लोग इनके मैनेजमेंट में रहते हैं, जो साल दर साल बहुत अच्छा परफॉर्म करके आगे आए हुए होते हैं। मूविंग टू द फाइनल पॉइंट विच इज़ अ सेंसिबल प्राइस टैग। देखो एक कंपनी है जो कि बहुत अच्छी है, जिसका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है और जिसकी मैनेजमेंट बहुत ट्रस्टवर्दी है और उसका बिजनेस भी बहुत लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा होने वाला है, वो सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें तो ठीक है, बट अगर हम एक बहुत हाई वैल्यू पे ले लेते हैं तो हमको जिस लेवल का एक रिटर्न मिलना चाहिए उसमें रिटर्न हमारा कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपने बात करें तो अभी बहुत एक रेजिंग बुल मार्केट चल रही है इंडियन मार्केट्स में, तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड अभी हो गए हैं। ऑल्दो ये जो पहले 3 पॉइंट्स मैंने बताया, ये सारे 3 पॉइंट्स उनमें 100% एप्लीकेबल है, बट अगर आप अभी से अगर आप देखो तो पिछले कोविड से लेके अभी तक के अंदर में 10 टाइम्स, 8 टाइम्स, 7 टाइम्स, 5 टाइम्स ये सारे स्टॉक्स हुए हैं। जो अच्छी स्टॉक्स है वो मल्टी बैगर्स ऑलरेडी 5 टाइम्स, 10 टाइम्स हो चुके हैं। तो अब अगर आप यहाँ से लेते हो तो वैल्यूएशन इतनी बढ़ चुकी है कि वो शायद 20 ईयर्स डाउन द लाइन अगर वो एवरेजिंग में आ जाए तो वो शायद आपको 100 बैगर्स के रिटर्न नहीं देंगे। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आपको कोई मौका मिलता है ड्यू टू सम नेगेटिव न्यूज़ और मे बी ड्यू टू सम अदर फैक्टर्स, या कोई मार्केट का फॉल होता है ऐसा मेजर, देन यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू एंटर इनटू दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स। तो इसमें मेन आइडिया क्या है
कि स्टॉक्स ढूंढ के रखनी है, लिस्ट बना के रखनी है और सिर्फ मौके का इंतजार करना है कि अपने को प्रॉपर वैल्यूएशन पे मिल जाए। कई बार ये भी होता है, इट्स नॉट अबाउट ओनली कि लोअर प्राइस पे मिले या बहुत ज़्यादा भाग गया है तो आगे उतना नहीं भागेगा, इट्स नॉट ओनली लाइक दैट। कई बार क्या होता है कि कंपनी अचानक से बहुत मेजर ग्रोथ करने लग जाती है, कंपनी ने बहुत मे बी अ कंपनी कुछ इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस करती है टू इंक्रीज इट्स रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स। तो वैसी भी कंपनीज को अपने को ढूंढ के रखना है, नज़र में रखना है, और जैसे ही उसकी करेक्ट वैल्यूएशन आ जाती है, जिससे कि जैसे ही कंपनी की करेक्ट वैल्यूएशन आ जाती है तो हम लोग उसमें एंटर कर सकते हैं और बहुत बड़ा रुपया बना सकते हैं, राइट। बट इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टाइम फैक्टर। हम लोगों को टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छी कंपनी सिलेक्ट करनी है जिसका बिजनेस मेरे को समझ में आता है, मेरे को ऐसी कंपनी सिलेक्ट करनी है जिसका लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक बेनिफिट बहुत ज़्यादा होने वाला है और उसका बिजनेस कभी भी आउट ऑफ बिजनेस नहीं होगा। मेरे को ऐसी कंपनी सिलेक्ट करनी है जिसकी मैनेजमेंट ट्रस्टवर्दी एंड एबल है, और मेरे को ऐसी कंपनी सिलेक्ट करनी है जिसकी वैल्यूएशन जब मैं ले रहा हूँ उस समय प्रॉपर, आइदर इट इज़ अंडर वैल्यूड और इट इज़ नॉर्मली वैल्यूड। मतलब बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड स्टॉक में बहुत लॉन्ग टर्म में आपका जो जो पोटेंशियल होता है ऑफ गेटिंग रिटर्न्स, वो रिटर्न्स आपके कम हो जाते हैं, तो राइट। अल्टीमेटली अगर अपने देखें तो अपने को स्टॉक्स ऐसी ही सिलेक्ट करनी है। बड़ा रुपया बनाएंगे, यस, पिछले 3-4 सालों में बहुत ज़्यादा मार्केट भागी है, बहुत लोगों ने बहुत बड़े बड़े रिटर्न बनाए हैं, बट मार्केट हमेशा अपॉर्चुनिटी देती है टू बाई गुड स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। और अगर हम लोग अच्छी स्टॉक्स लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ लेते हैं करेक्ट वैल्यूएशंस पे, तो हम लोग बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं फॉर आर सेल्व्स एंड फॉर आर कमिंग जनरेशंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सो दैट वो भी एक माइंडसेट बना सके कि लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ी वेल्थ वो जनरेट कर पाए। अगर आपको